अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मनुबटी विक्रमांका की साबिक चीफ मिनिस्टर बीआरएस सरबरा केसीआर पर शदीद तनकीद। कहा, इंतखाबी शिकस्त के बाद फार्म हाउस में पड़े रहकर हुकूमत के खिलाफ जहर फैलाना बंद किया जाए। मुसाफिरीन हैदराबाद एयरपोर्ट को क़ब्ल अज़ वक्त पहुँच जाएं। एयरपोर्ट हुक्काम ने जारी की एडवाइजरी। हिंद पाक कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र सलामती के कड़े इंतजामात। हिंद पाक बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र इंडिगो एयरलाइंस ने कई इलाकों से अपनी परवाजें मनसूख करने का किया ऐलान। मुसाफिरीन रवानगी से कबल एयरलाइन कस्टमर सर्विस से करें राब्ता। मुल्क के बेशतर शहरों में कांग्रेस ने निकाली जय हिंद यात्रा। हिंदुस्तानी फौज की भरपूर अंदाज में सताइश। हिंद पाक के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अहम आला सतह मीटिंग की सदारत की। फौजी अफसरान समेत अहम शख्सियात ने की शिरकत। हिंद पाक मौजूदा कशीदा सूरत हाल को फौरी तौर पर कम करें ताकि मुमकिन तबाही रोका जा सके। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक की अपील। और जालिम इसराइल की जानिब से गजा पर मुसल्लत करदा नस्लकुशी की जंग के 580 दिन मुकम्मल। आलमी बरादरी की खामोशी की वजह से फ़लस्तीनी बदतरीन मुश्किलात का शिकार। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनुबटी विक्रमांका ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर पर शदीद तनकीदें की और कहा कि इंतखाबी शिकस्त के बाद से फार्म हाउस में पड़े रहकर हुकूमत के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिशें जारी है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम के नाकाम प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये ज़ाय कर दिए गए। खम्मम ज़िला में मेडिकल कॉलेज की संग बुनियाद तकरीब से खिताब के दौरान भट्टी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत गरीबों की हुकूमत है, न कि जागीरदारों की पार्टी जो अपनी ज़ाती मफादात के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि हम 8 नए कॉलेजों के लिए नई इमारतें तामीर कर रहे हैं और तालीम और सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर रकम खर्च की जा रही है। उन्होंने भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वो तेलंगाना के लिए पैदा हुए, जो तेलंगाना के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए लूट चुके हैं। भट्टी ने भी कहा कि हुकूमत ने 10 लाख रुपए तक का इलाज फराहम किया, जबकि बीआरएस के दौर में सेहत की स्कीम मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि केसीआर ने 10 सालों में रोज़गार फराहम नहीं किया, लेकिन हमने रोज़गार के वसी तर मौक़े फराहम किए हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि रेवंत रेड्डी के बयानात को गलत रंग देकर बीआरएस लीडरान अवाम को गुमराह करने में लगे हुए हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म के साथ हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से शुरू करदा ऑपरेशन सिंदूर की भरपूर हिमायत में तेलंगाना जागृति तंजीम की जानिब से रैली निकाली जा रही है। पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड से शुरू कर अम्बेडकर मुजस्समे तक पहुँचेगी। रियासत की क़यादत सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कविता कर रही हैं। तेलंगाना जागृति की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर को हर हिंदुस्तान की तायद हासिल है। हमारी अजीम फ़ौज मादर वतन की सलामती के लिए जान हथेली पर रखकर खिदमात अंजाम दे रही है। ऐसे में अवाम का फ़र्ज़ है कि वो मुत्तहिद होकर फ़ौज का साथ देने का भरपूर अंदाज में ऐलान करें। तेलंगाना जागृति ने अवाम, नौजवानों, ख़वातीन, तलबा और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से भी अपीलें की थी कि भारतीय फ़ौज को एकानगत और हिमायत का पैगाम मुत्तहिद होकर दिया जाए। हैदराबाद एयरपोर्ट ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है और मुसाफिरीन को हिदायत दी है कि वह मुकर्ररा वक्त से पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाएं। हिंद पाक कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिरों को हिदायत दी गई कि वह क़ब्ल अज़ वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद रहें। सलामती उमूर और चेकिंग के मराहिल में ताख़ीर हो सकती है, इसके लिए एयरपोर्ट स्टाफ का मुकम्मल ताउन किया जाए। मुसाफिरों के साथ आने वाले अफराद के हवाले से भी चंद इम्तनाई अहकामात को नाफिज किया गया है ताकि सलामती उमूर में किसी किस्म की कोई परेशानी और कोताही न पेश आए। एयरपोर्ट इंतज़ामिया हैदराबाद ने कहा है कि मुल्क के कई एयरपोर्ट इस वक्त बंद हैं, लेकिन राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद कारकर्द है और तमाम तर एहतियाती इक़दामात और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने कई इलाकों से अपनी परवाजें मनसूख करने का ऐलान कर दिया। इंडिगो काम के मुताबिक 10 मई तक श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ और राजकोट से रवाना या फिर आने वाली तमाम परवाजें मनसूख की गई हैं। एयरलाइन ने मुसाफिरों से कहा है कि वो रवानगी से कबल अपनी परवाज़ों की तस्दीक कर लें और किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए वेबसाइट या कस्टमर केयर से राब्ते में रहें। हुकाम ने कहा है कि यह फैसला हिफाजती इक़दामात के तहत किया गया है और हालात मामूल पर आने के बाद इंडिगो की तमाम परवाज़ों को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान ने वरंगल एडहॉक कमेटी की जानिब से ज़करिया फंक्शन हॉल रायपुरा हनमकुंडा में मुशावरती इजलास मुनक़िद किया। इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से बोर्ड के रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कन्वीनर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर आबदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती उमर आबदीन ने नुमाइंदा सियासत मोहम्मद इसबाइल रिजवी से ख़ुसूसी बातचीत की और कहा कि एक अजीम शान एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद 18 मई इतवार को इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड रूबरू MGM हॉस्पिटल वरंगल मुनक़िद होगा। वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ इस एहतजाजी जलसे से मुख्तलिफ उलमाए कराम और दानिश्वर हजरात खिताब करेंगे। अवाम से इसमें शिरकत की अपील की गई है। कमेटी का कन्वीनर हूँ और मेरे साथ साथ मौलाना गयास अहमद रशादी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, वो भी इस कमेटी के कन्वीनर हैं और पूरी रियासत में हम लोग इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्रा की बहुत खुशी की बात यह है कि वरंगल एक तारीख़ी, तहजीबी और तालीमी शहर है और मुल्क की मुख्तलिफ़ तहरीकों में इसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। आज 8 मई 2025 को वरंगल शहर के तमाम दानिश्वरों, उलमा और तंजीमों के ज़िम्मेदारान के साथ एक अहम मुशावरती मीटिंग मुनक़िद हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत इस मीटिंग में जो एहतजाजी मुहिम चलाई जा रही है उसमें पार्टिसिपेशन करने, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये नशिस्त मुनक़िद की गई। हमारे साथ में दाएं जानिब हज़रत मौलाना फसीहुद्दीन क़ासमी साहब हैं जो इस इलाक़े के मुमताज़ बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं और इसके साथ साथ हमारे बाएं जानिब मोहतरम जनाब अब्दुल जलील ख़ान साहब हैं जो बहुत मुतहर्रिक व फ़ाल इस इलाक़े के कायद हैं। और इनके साथ साथ तमाम मसलकों के ज़िम्मेदारान, हर शोबे हयात से नुमाइंदगी इस मुशावरती प्रोग्राम में रही। इसमें 2-3 बातें तय की गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 18 मई को वरंगल में एक बड़ा एहतजाजी इजलास आम किया जाएगा जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और दीगर मिली, सियासी और सेकुलर कायदीन शिरकत करेंगे। दूसरी बात यह तय की गई कि पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एहतजाज के हवाले से जो भी एक्टिविटी और सरगर्मी दी जाएगी, ये कमेटी आप इन दोनों हजरात की कन्वीनरशिप में उसे एग्जीक्यूट करेगी और पूरे वरंगल में उसे नाफिज करेगी। और तीसरी बात यह है कि यहाँ कोई किसी तरह का इख्तलाफ नहीं है, सब बड़े मुत्तहिद होकर, यूनाइटेड होकर इस काम को कर रहे हैं। तो ये गोया वरंगल की मुत्तहिदा और मुश्तरका आवाज़ है, मुत्तफ़क़ा आवाज़ है। आप तमाम इस तहरीक का हिस्सा बने। कामारेड्डी जिला से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रे हाउंड पुलिस कांस्टेबल श्रीधर मुरुगू पुलिस स्टेशन के हदूद में नक्सलियों की जानिब से नस्ब करदा बारूदी सुरंग धमाके में जाँ बहक हुए। उनकी मैयत को आज आबाई मुकाम पालुंचा मंडल मुस्तक़िल लाया गया जहाँ सरकारी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर भी मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया। बाद में पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इस वाक़े पर गहरा रंज गम है और इस वाक़े पर उन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि तशद्दुद के रास्ते से कुछ हासिल नहीं होगा। हुकूमत नक्सलियों से बातचीत के लिए साबिक़ वज़ीर जाना रेड्डी और के किशोर राव को दरमियान में रखते हुए मुज़ाकिरात कर रही है। భాగంగా నిన్న ములుగు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి పోరాటం లోపల చనిపోవడం జరిగింది. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రభుత్వం తరఫున నివాళులు అర్పించడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అతని కుటుంబానికి సంఘీభావం తెలియజేస్తూ వారు ధైర్యంగా ఉండడానికి ప్రభుత్వం పక్షాన అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటాం అనే మాట చెప్పడానికి కొరకు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. 8 మాసాల క్రితమే వివాహమై కూడా విధి నిర్వహణలో క్రమశిక్షణతోటి పనిచేస్తూ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అంశం లోపల మరి అక్కడ జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్లో 3 పోలీసులు చనిపోవడం జరిగింది. అందులో వడ్ల శ్రీధర్ తన ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పరంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మేము, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ సలహాదారు షబీర్ అలీ గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు సురేష్ షెట్కార్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు మదన్ మోహన్ గారు, అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, అందరూ కూడా ఈరోజు ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని, ఇటువంటి వాటిని సహించేది లేదనేటువంటి మాట చెప్పడం కొరకు రావడం జరిగింది. ప్రభుత్వం తరఫున ఇప్పటికే అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి హింస తావుండద్దు, హింస ఏ అంశానికి కూడా పరిష్కారం కాదు, ఏదైనా చర్చలతో పరిష్కారం కావాలని చెప్పడం జరిగింది. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం కావచ్చు, ఇటు నక్సలైట్ల పేరు మీద జరుగుతున్నటువంటి అంశం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు.
అవి సంస్థలు కావచ్చు, అవి ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, అవి వ్యక్తులు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే హింసకు పాల్పడితే దానికి బేసిక్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకం. అందులో ప్రజాస్వామ్యాన్ని విశ్వసించేటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏవైనా కూడా ఇటువంటి విధానానికి అంగీకరించమని చెప్పడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి జరుగుతున్న పరిణామాల్లో నిన్న వాళ్ళు కూడా మేము సీజ్ ఫైర్ చేసి చర్చలు కట్టా ఉన్నారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కఠినంగా ఉంటుంది అనేటువంటి మాట చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి వాటన్నిటి మధ్యలో ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఉండి శాంతి భద్రతలు కాపాడుతూ ఎవరిని కూడా ఎవరు చంపుకోవడం లేవు, చట్టం ఉంది, లా ఉంది, దాని ప్రకారంగా పోతే బాగుంటుంది అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పక్షాన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనేక సందర్భాల్లో కేంద్రాన్ని కోరినాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇద్దరు కేశవరావు గారు, జానారెడ్డి లాంటి వ్యక్తులను కేంద్రంతో మాట్లాడడానికి సంబంధించిన కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది. అందులో ఈ సంఘటన జరగడం అనేటువంటిది చాలా దురదృష్టకరం. ఆ యువకుడికి नबील कॉलोनी हैदराबाद में आज बालापुर पुलिस ने अचानक तलाशी मुहिम का आगाज़ किया। सलामती इंतजामात को सख्त करने और अमन अमान की बरकरारी के सिलसिले में पुलिस की जानिब से इसे एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। गाड़ियों और इसकी दस्तावेजात के साथ साथ लोगों की भी तलाशी पुलिस ने इस मौके पर ली। रोजनामा सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से शुरू करदा पहल कपड़ा बैंक के आज 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रोजनामा सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने शिरकत की। असल कपड़ा बैंक की तहरीक किसके दिमाग में है? न मेरे दिमाग में है, न शौकत साहब के, ना ही जाहिद साहब। ये आई थी रईस साहब, उनका एक भाषा सुनाता हूँ जो किसी को भी नहीं मालूम। ये बातें तो बहुत पहले शौकत भाई जब हम बैठे थे मीटिंग में, उससे बहुत पहले की बात है। एक दिन मैं उनके ऑफिस गया, काम से इधर उधर की बातें होती रही, तो उन्होंने कहा भाई बोलते थे निशा भाई, आपको मालूम है मुझे, मैं आज अजीब वाक़या हुआ। मैंने क्या हो, जब तक कि देखिए कोई कपड़ा बैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये मैं ध्यान में रखिए। उन्होंने क्या हुआ भाई? अरे भाई आज मैं जब गुजर रहा था गाड़ी में, तो सड़क का नाम ये वो सिटी में कोई इलाके में, मैं देखा भाई एक जो है गरीब आदमी चेथड़े बदन के कपड़ा में नाम के कपड़े हैं और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, वो खाली बैठा हुआ है, मांग भी नहीं रहा। ये नहीं कि कोई पैसे लेके मांग रहा है, नहीं, बैठा हुआ है। तो मैं जो है उसका जो है उससे बात किया, भाई कपड़ा बैंक खोलिए। ये थी, देखिए ये पहली जो बात है जो उनके मुंह से निकली, और मैं समझने के लिए मैं मजबूर हो गया कि ये ज़हीर क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सोचते हैं, किधर किधर की बातें सोचते हैं। हर वक्त कोई नई बात, कोई नया उनका जो है वो बताते थे कि आज ये करना है, आज वो करना है, ये करना है। तो ये जो है उनके दिमाग में वो बात आई, तो मैंने कहा कि भाई जाहिद भाई से बात करेंगे। तो जब जाहिद भाई से हम बात करें, अलग वो मीटिंग से पहले की बात करें, तो बोले कपड़ा बैंक के बजाय रोटी बैंक अगर शुरू करें तो, क्योंकि उस ज़माने में औरंगाबाद में एक रोटी बैंक हुआ करता था। साल दर साल उसकी सालगिरह मनाना, और जहाँ तक कपड़ा बैंक का ताल्लुक है कि 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं 29 अप्रैल को, एक बड़ा अचीवमेंट है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम आते जाते अपने ज़िंदगी में देखते हैं कि कई ऐसे इदारे खुलते हैं और बंद भी हो जाते हैं। अभी जैसे शौकत साहब ने आप लोगों को बताया कि इस इदारे को एक अमली जामा पहनाने के लिए मरहूम जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब ने इस सोच को 3 अलग अलग इदारे के और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने कहा कि पहलगाम हमला बुज़दिलाना हरकत है, इस पर हिंदुस्तान और हमारी फ़ौज ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया और अब पूरा मुल्क फ़ौज और हुकूमत के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ये पैगाम देने के लिए जय हिंद यात्राएं निकाल रही है। कांग्रेस ने कहा कि दहशतगर्द हमले के जवाब में हिंदुस्तानी हुकूमत और फ़ौज की जानिब से कार्रवाई में पूरा मुल्क मुत्तहिद होकर साथ दे रहा है। हमारी फ़ौज पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही है, आम और मासूम शहरियों पर हमले बिल्कुल नहीं किए गए। कांग्रेस की जय हिंद यात्रा का मकसद फ़ौज का हौसला बढ़ाना और पाकिस्तान के खिलाफ इत्तेहाद का पैगाम देना है।
हिंद पाक के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक अहम आला सतही मीटिंग की सदारत की। इजलास में तीनों अफवाज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सरबराहों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ शिरकत की। उड़ी सेक्टर में मुसलसल फायरिंग और पाकिस्तान की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने के वाक़यात के पेश नज़र ये मुलाकात इंतहाई अहम समझी जा रही है। मीटिंग का बुनियादी मकसद मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेना और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली तैयार करना है। सरहदी इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ौज की जानिब से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा भी इजलास में लिया गया। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है और हिंद फौज मुसलसल जवाबी कार्रवाइयां कर रही है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम से शुरुआत थी और अभी पाकिस्तान से हमलों के कोशिशें जारी हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने अमन का पैगाम दिया और इस मौके पर उन्होंने कई ज़ख्मी और उनके अफराद ख़ानदान से जम्मू में मुलाकातें भी की। बाद में मीडिया से उन्होंने तफसीली बातचीत की। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाए। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है क्योंकि कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। सर, पुंछ में काफ़ी लोग हमारे मारे गए, बहुत नुकसान हुआ है पुंछ में, इंजर्ड भी हुए। पुंछ शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पुंछ में तो हालात बहुत ही ख़राब है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने आज हिंद पाक पर जोर दिया कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में करें ताकि मुमकिन तबाही को रोका जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो दोनों मुल्कों से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर कशीदगी को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ, ख़तरनाक रास्ते पर न चलें जो तबाही की जानिब ले जा सकता है। मीरवाइज ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक बार फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। जब भी जंग का ख़तरा बढ़ता है और कीमती जानों का ज़िया होता है तो हमारे दिल शदीद गम और बेचैनी से बढ़ते हैं। बदकिस्मती से जब भी हिंद पाक के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता है तो सबसे ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर के अवाम पर पड़ता है। LOC के आर पार लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उनकी जान, घर और रोज़गार के नुकसान को सिर्फ सानवी नुकसान के तौर पर देखा जाता है। मीरवाइज जो कि कश्मीर के मरकज़ी ख़तीब भी हैं, उन्होंने कहा कि हुकाम ने आज उन्हें जुमे के रोज़ पुराने शहर में वाक़े जामे मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी। ज़ालिम इसराइल की जानिब से गज़ा पर मुसल्लत करदा नस्लकुशी की जंग के 580 दिन मुकम्मल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से 8 मई 2025 तक इस जारहियत और नस्लकुशी की तफसीलात में चौंका देने वाले आदादो शुमार सामने हैं। पेश है इस हवाले से सियासत TV की ये ख़ास रिपोर्ट। ज़ालिम इसराइल की जानिब से गज़ा पर मुसलसल लगभग 600 दिन से हमलों का सिलसिला जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ और अब तक के जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं वो इंतहाई दर्दनाक है। 24 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी गाज़ा में नस्लकुशी और नस्ली सफाई का सामना करने पर मजबूर किए गए। इसराइली नस्लकुशी की जंग को 580 दिन गुजर चुके। ज़ालिम फ़ौज 12,000 से ज़्यादा इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम कर चुकी है, जबकि 62,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद या फिर लापता भी हो चुके हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं, जिनमें वो शुहदा भी शामिल हैं जो मलबे तले दबे हैं या जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक 52,760 शुहदा ऐसे हैं जिनकी लाशें अस्पतालों तक बाकायदा तौर पर पहुँचाई जा चुकी है,
जबकि 11,926 इज्तिमाई कत्ल आम सिर्फ फ़लस्तीनी ख़ानदानों के ख़िलाफ़ किए गए। 2,200 फ़लस्तीनी ख़ानदान मुकम्मल तौर पर ज़ालिम इसराइली हमलों में मिट चुके हैं, जिनके तमाम अफराद बशमूल वालिदैन और बच्चे भी शहीद हो गए। इनकी मजमूई तादाद 6,350 से भी ज़्यादा बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,120 ख़ानदानों में सिर्फ एक फ़र्द ज़िंदा बचा है, जबकि उनके 9,351 अफराद लुक़्मे अजल बने। 16,270 बच्चे इस खूनी जंग के दौरान शहीद हुए, जिनकी लाशें हस्पताल पहुंची, जबकि मजमूई तौर पर 18,000 से ज़्यादा बच्चों को अब तक शहीद कर दिया गया है। 311 नौमौलूद बच्चे पैदा होते ही इसराइल के बेदर्दाना हमलों में शहीद हुए हैं। 908 शेरखार बच्चे भी इस कत्ल आम का निशाना बने, जबकि 57 फ़लस्तीनी भूख और कहत की वजह से शहीद हुए, जिनमें 50 से ज़्यादा बच्चे शामिल थे। 17 अफराद सर्दी से ठिठर कर जान से गए, इनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। 8,700 से ज़्यादा ख़वातीन अब तक शहीद की जा चुकी हैं, जिनकी लाशें हस्पतालों तक पहुंचाई गई, जबकि मजमूई शोहदा की तादाद 12,400 से ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1411 तिब्बी एहलकार ज़ालिम इसराइली बमबारी में अब तक जान दे चुके हैं। 113 दिफाई रज़ाकार और 214 सहाफ़ी भी इसराइली हमलों में शहीद किए गए। 754 इमदादी कारकुन और सिक्योरिटी एहलकार भी इसराइल के हमलों का निशाना बने हैं। 162 मरतबा इमदादी सिक्योरिटी एहलकारों को बराह रास्त हमलों का निशाना बनाया गया। 7 इज्तिमाई क़ब्रें हस्पतालों में बनाई गईं, जिनमें से 529 शहदा की लाशें निकाली गई हैं। 1,19,264 अफराद अभी तक इसराइल के हमलों में ज़ख्मी हुए, जिनमें से 17,000 तवील मुद्दती इलाज के अभी भी मुंतज़िर हैं। 60% से ज़्यादा मुतासिरीन इस जंग के ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जबकि 409 सहाफ़ी ज़ख्मी या माज़ूर हुए। 236 कैंपों और पनाहगाहों पर बदतरीन बमबारियाँ की गई। सिर्फ 10% इलाके को इसराइल ने इंसानी इलाका करार दिया, हालांकि वहाँ भी 12 बमबारी की जा चुकी है। 41,000 बच्चे वालिदैन या उनमें से एक से महरूम हो गए। 14,500 से ज़्यादा ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं। 65,000 से ज़्यादा बच्चे भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बास मौत के दहाने पर हैं। 22,000 मरीज़ बैरून मुल्क इलाज के मुंतज़िर है कि ज़ालिम इसराइल उन्हें सफ़र की इजाज़त नहीं दे रहा है। 12,500 कैंसर के मरीज़ मौत के करीब बताए गए हैं, जबकि 60,000 हामिला ख़वातीन को तिब्बी सहूलतों की अदम दस्तियाबी के बास शदीद तरीन ख़तरात लाहक हैं। 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा अफराद अंदरूनी तौर पर बेघर हो गए। 68 दिन से तमाम ज़मीनी रास्ते फिर एक मरतबा बंद हैं। खुराक और ईंधन की तरसील मुकम्मल तौर पर इसराइल ने रोकी हुई है। इसराइल की ज़ालिमाना और बदतरीन जंग के दौरान 828 मसाजिद मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जबकि 167 को शदीद नुकसान पहुँचा। 3 गिरजाघर और 19 कब्रस्तान भी इसराइली हमलों में निशाना बने हैं। 38 हस्पताल, 81 सेहत मराकज़ और 164 तिब्बी इदारों को इसराइल ने अपने हमलों में तबाह ताराज कर दिया है। नस्लकुशी की इस जंग में अब तक 42 अरब डॉलर से ज़्यादा का इब्तदाई माली नुकसान हो चुका है और ये जंग आज भी जारी है और आलमी बरादरी की खामोशी की वजह से इसराइल अमेरिका और दीगर हवारियों की मदद से हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रवां जंगी माहौल में क्रिकेट निशाना बन गई। दोनों ममालिक में क्रिकेट के मेले रंगे थे, जो जंग के साए के सबब तकरीबन उजड़ गए। हिंदुस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। BCCI के नायब सदर राजू शुक्ला ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अच्छा नहीं लगता कि जब मुल्क जंग के हालात से गुजर रहा हो तो क्रिकेट जारी रहे। आइए देखते हैं उनका तफसीली बयान। फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। मौजूदा परिस्थिति में हमने ये तय किया है कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए इसको जो है निलंबित कर दिया जाए। उसी दृष्टि से इसको निलंबित किया गया है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हमें भारतीय सेना पे गर्व है और BCCI पूरी तरह से दृढ़ता के साथ सरकार और सेना के साथ खड़ी हुई है और हमारा पूर्ण समर्थन है उनको
اور جس طرح سے ہماری سیناؤں نے جو ویرتا کا پریچے دیا ہے، اور جس طرح سے ہماری سیناؤں نے مقابلہ کر کے پراست لوگوں کو کیا ہے، تو ہم پوری طرح سے اس کا سمرتھن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں. جہاں تک نئی ڈیٹس ان سب کا سوال ہے تو ہم کنسلٹ کریں گے سب سے، اور نئی ڈیٹس کی گھوشنا اس درشٹی سے کریں گے. ہم دھنیواد کرنا چاہتے ہیں ہمارے براڈ کاسٹر کا، جیو ٹی وی کا، اور دوسرا جو ہے یہ ٹاٹا IPL جو ٹاٹا اسپانسر ہے، اور باقی سے ہمارے جو فینس ہیں سب کا، کہ انہوں نے جو ہے ایسے موقع پہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ فرینچائزی وغیرہ نے بھی تمام چنتائیں پرکٹ کی تھی کھلاڑیوں کو لے کے، تو ان سب کو دھیان میں رکھ کے نرنے لیا گیا ہے. سر ری شیڈیولنگ ہوگا، ری ورک ہوگا، وینیو کیا انڈیا ہی رہنے والا ہے کہ ایک الگ زون، یا ایسی پاسبلٹیز بھی ہے کہ BCCI ایکسپلور کرے گا IPL کو دیش سے باہر لے جانے کے لیے؟ نہیں دیکھیے، ابھی ایسا کچھ نہیں. نیا شیڈول جو BCCI کے سیکریٹری مسٹر سیکیا نے پریس نوٹ جاری کیا ہے، اس میں اسپشٹ ہے کہ جو نیا شیڈول بنایا جائے گا اس میں سارا وچار ومرش کر کے ہی جو ہے نیا شیڈول بنایا جائے گا. جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سب سے بات کر کے اس درشٹی سے جو ہے نئے شیڈول کی گھوشنا کی جائے گی، اور نشچت روپ سے نیا شیڈول آئے گا، لیکن اس سمے پرستھتیوں آکلن کر کے ہم نرنے لیں گے. سر اگر کیونکہ آپ کو نیا اسکیڈول بنانا پڑے گا تو ونڈو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے انڈیا کے لگاتار بیک ٹو بیک میچز ہیں، انڈیا کو انگلینڈ جانا ہے. نہیں، ونڈو تو ہم نے کر لیں گے، ونڈو کی کوئی سمسیا نہیں ہے، کیونکہ جتنے اور بورڈ ہیں وہ پوری طرح سے سہیوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ وشیش پرستھتیوں میں لیا گیا نرنے ہے. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر. تلنگانہ کے ڈپٹی CM ملوبٹی وکرمانگا کی سابق چیف منسٹر BRS سربراہ KCR پر شدید تنقید. کہا انتخابی شکست کے بعد فارم ہاؤس میں پڑے رہ کر حکومت کے خلاف زہر پھیلانا بند کیا جائے. مسافرین حیدرآباد ایئرپورٹ کو قبل از وقت پہنچ جائیں. ایئرپورٹ حکام نے جاری کی ایڈوائزری. ہند پاک کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سلامتی کے کڑے انتظامات. ہند پاک بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر انڈیگو ایئر لائنز نے کئی علاقوں سے اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا کیا اعلان. مسافرین روانگی سے قبل ایئر لائن کسٹمر سروس سے کریں رابطہ. ملک کے بیشتر شہروں میں کانگریس نے نکالی جے ہند یاترا. ہندوستانی فوج کی بھرپور انداز میں ستائش. ہند پاک کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے درمیان وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اہم اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی. فوجی افسران سمیت اہم شخصیات نے کی شرکت. ہند پاک موجودہ کشیدہ صورتحال کو فوری طور پر کم کریں تاکہ ممکنہ تباہی روکا جا سکے. حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کی اپیل. اور ظالم اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی کی جنگ کے 580 دن مکمل. عالمی برادری کی خاموشی کی وجہ سے فلسطینی بدترین مشکلات کا شکار. پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال ہی ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست TV. اللہ حافظ.